नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज बात करेंगे लाल आतंक पर रार, संबंधों पर सियासी तकरार। छत्तीसगढ़ में मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी जिले में 4 नक्सलियों समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये आरोपी नक्सलियों के लिए लेवी वसूलते थे और इनके पास से 1 करोड़ का मनी ट्रेल भी पाया गया है। जहां एक और लाल आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों को यह बड़ी सफलता मिली, तो वहीं दूसरी ओर इस मामले पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल नक्सलियों की गिरफ्तारी के बाद राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर बड़ा आरोप लगाया। मोहला मानपुर गिरफ्तारी मामले में सांसद पांडे ने भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए कहा कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक विवेक सिंह पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता स्वर्गीय नंद कुमार बघेल का सलाहकार रहा है। संतोष पांडे ने कहा कि नक्सलियों के साथ 7 लाख रुपए लेन देन की जानकारी भी सामने आई है। इससे स्पष्ट है कि नंद कुमार बघेल के नक्सलियों से संबंध थे। वे मोहला मानपुर के अंदरूनी क्षेत्रों में जाकर बैठकें लेते थे। लोकसभा चुनाव के वक्त भूपेश बघेल कहते थे मोहला मानपुर में जीत जरूर होगी। अब भूपेश बघेल बताएं ये रिश्ता क्या कहलाता है। सांसद संतोष पांडे के आरोपों पर पलटवार करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा हमेशा दिवंगतों से सवाल करती है, वो गांधी, नेहरू और इंदिरा से सवाल करती हैं। संतोष पांडे को कहेंगे कि वो हमारे पिता के पास चले जाएं और जवाब लेकर आ जाएं। भूपेश बघेल ने कहा कि ये तो मूर्खता की हद हो गई, घटिया मानसिकता के व्यक्ति को जवाब नहीं देना ही ठीक है। भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि भाजपा की सरकार में उनके मंत्रियों तक के बंगले जाकर नक्सली वसूली करते थे। ये तो हो गई बयानबाजी की बात। अब नक्सलियों पर वार पलटवार तो सदन के मानसून सत्र में भी हुआ, जहां विपक्ष ने नक्सल अभियान की सफलता पर सरकार से कई सवाल किए थे। लेकिन सवाल यह है कि लाल आतंक का दंश छत्तीसगढ़ एक लंबे वक्त से झेल रहा है। क्या अब भी इस पर राजनीति की जरूरत है? क्या दोनों दलों को मिलकर इस मुद्दे पर नीति नहीं बनानी चाहिए? बहरहाल अब सियासत जो भी हो, लेकिन सवाल कई हैं और इसी को लेकर हम चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, वो सुनाते हैं। अरे ये तो आपके पिताजी हैं, स्वर्गीय लोगों के प्रति मेरा बहुत सम्मान है। स्वर्गीय तो श्रीमती इंदिरा गांधी भी थी। 1984 के दंगे में सिखों के नरसंहार के लिए आज भी उनको कोसा जाता है। इमरजेंसी लगाने वाली, आपातकाल लगाने वाली नरसंहार किए थे ना। किस प्रकार से नेहरू ने, तो ज्यादा खुलवाओ मत भूपेश जी। और रही बात जिस व्यक्ति का आप पक्ष लेकर के बोल रहे हैं, माता भगवती दुर्गा के पाषाण की मूर्ति को निकाल करके जिस प्रकार से लोग जलाए थे, भूल गए? आपके पिताजी वहां जेएनयू के साथ जाकर के बैठक करते हैं, भूल गए? आपके विनोद वर्मा, आपके जो सलाहकार थे, आप जब मुख्यमंत्री थे तो ज्यादा बुलवाइए मत। अभी तो ये प्याज के छिलके जैसे एक एक परत खुलने वाला है। दौड़े दौड़े देवी दर्शन करने के लिए आपके पिताजी कभी नहीं आए। वो यहां आते थे, मेरे क्षेत्र में आते थे। रायगढ़ का सांसद नहीं बोलेगा, बिलासपुर का सांसद नहीं बोलेगा। मैं राजनांदगांव का सांसद था और फिर हूं, मैं बोलूंगा। आपके स्वर्गीय पूज्य पिताजी दौड़ के यहीं आते थे। क्योंकि जहां तक के कोई भी व्यक्ति स्वर्गवासी हो जाए, उसके बाद उनसे कैसे सवाल करेंगे? क्योंकि जवाब देने के लिए तो उपस्थित है नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो दिवंगत लोग हैं उससे सवाल करते हैं। वो गांधी से सवाल करते हैं, वो नेहरू से सवाल करते हैं, वो इंदिरा जी से सवाल करते हैं। आज मेरे पिताजी से सवाल कर लिए। तो मैं संतोष पांडे जी से कहना चाहूंगा कि वो वहां चले जाए और उनसे जवाब लेकर आ जाए। मतलब मूर्खता की हद हो गई। पिताजी से सब लोग जानते हैं, मेरे राजनीतिक उनसे बिल्कुल विरोधाभास था। उनकी लाइन अलग थी, मेरी लाइन अलग थी। वो मेरे साथ रहते भी नहीं थे, तो कहाँ आते थे, कहाँ जाते थे, स्वतंत्र व्यक्ति थे। अब उस व्यक्ति के बारे में इस प्रकार से पूछी बयान देना, मतलब ये बताता है कि संतोष पांडे की मानसिकता क्या है। अब ऐसी मानसिकता वाले व्यक्ति का मैं कोई जवाब नहीं देना चाहता, जो इतना घटिया मानसिकता की व्यक्ति, किसके साथ संबंध है, किसके नहीं। उनको भारतीय जनता पार्टी, सब लोग जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के बंगले तक में तो नक्सली जाके हफ्ता वसूली करते थे, उसके कार्यालय में जाकर हफ्ता वसूली करते थे। इस बात को सब जानते हैं, रायपुर के एक बच्चा जानते। तो इस प्रकार से जो दिवंगत हो गए हैं उसके बारे में सवाल खड़ा कर,
ये बेहद दुर्भाग्य। चलिए, तो लाल आतंक पर रार है और संबंधों पर सियासी तकरार है। सवाल ये भी देखिए एक जायज सा है कि जो दिवंगत हो गए हैं, क्या उन पर सवाल उठाना सही होगा? और जो कनेक्शन निकल कर आया है, आप कैसे कह सकते हैं कि उनकी ही संलिप्तता हो सकती है? इस वक्त पे ये भी जरूरी हो गया है कि आप इस नक्सलवाद को खत्म करने के लिए पक्ष विपक्ष होकर एक नीति बनाने की बात क्यों नहीं करते? कि बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि हमेशा इस तरह की घटनाएं आती हैं, कोई पकड़ में भी आता है तो फिर ये एक जांच का विषय बन जाता है, लेकिन इन पर क्या लगाम लग पा रही है? कई सारे सवाल है। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, इस चर्चा पर चलेंगे। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर विमल चोपड़ा हमारे साथ जुड़े। विमल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे रुपेश दुबे। रुपेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और नक्सल की जानकार है डॉक्टर वर्णिका शर्मा। वर्णिका जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले विमल जी, आपसे मेरी आवाज पहुंच रही है? विमल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। विमल जी, ये जो गंभीर आरोप लगा है, संतोष पांडे जी जो हैं, जो आपके सांसद हैं, उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल के पिता के सलाहकार हुआ करते थे, जिसमें से एक की गिरफ्तारी हुई है। तो ठीक है, उनके सलाहकार हुआ करते थे, गिरफ्तारी हुई है। जब इस तरह से कोई आता है, उसका कनेक्शन मिलता है, तो कह सकते हैं आशंका हो सकती है, संदेह हो सकता है। लेकिन इस बात की श्योरिटी कैसे माने जाए कि सबके पीछे कांग्रेस का ही हाथ है या भूपेश बघेल ही हैं उसके पीछे? जिस तरह की ये चीजें आई है, क्योंकि नक्सल की घटना पहली बार नहीं है छत्तीसगढ़ में, हमेशा से ये बना ही हुआ है। जी देखिए, ऐसा है राखी जी कि जिस प्रकार से कांग्रेस का रवैया रहा है, और खास करके भूपेश बघेल जी का, कि नक्सलियों के प्रति उनका साफ कार्नर रहा है। बीच में बस्तर में भारतीय जनता पार्टी के अभी 7 महीने के शासन में बहुत सारे इनकाउंटर हुए जिसमें नक्सली मारे गए। हर बार भूपेश बघेल जी और उनकी पार्टी ने स्टेटमेंट दिया कि नक्सली नहीं, आदिवासी मारे गए हैं, और हर बार इन्होंने नक्सलियों का पक्ष लिया। एक बार जब 29 नक्सली इनकाउंटर में मारे गए तो भूपेश बघेल जी ने स्टेटमेंट दिया ये आदिवासी मारे गए हैं। दूसरे दिन नक्सलियों का स्टेटमेंट आया कि उनके 29 साथी जो हैं वो मुठभेड़ में मारे गए हैं। नक्सली बोल रहे हैं कि उनके साथी मारे गए हैं, और भूपेश बघेल जी बोल रहे हैं कि नहीं, आदिवासी लोग मारे गए हैं, जनता मारी गई है। इनके पास एक रटा रटाया स्टेटमेंट रहता है कि जब भी इनकाउंटर हो भारतीय जनता पार्टी के शासन में एक ठोक दिया जाए कि ये नक्सली नहीं, आदिवासी आम ग्रामीण मारे गए हैं। दूसरी बात, जहां तक भूपेश बघेल जी के पिताजी का सवाल है, हर व्यक्ति जानता है कि भूपेश बघेल जी के पिताजी नंद कुमार बघेल जी, जो कांग्रेस का शासन था, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था। ये जहां भी घूमते थे, जहां भी जाते थे, पूरा प्रशासन इनके पीछे लगा रहता था, और इनकी विचारधारा कैसी थी ये बताने की जरूरत नहीं है। राम से लेकर के कृष्ण तक और हिंदू समाज को गाली देने का काम जो है स्वर्गीय नंद कुमार बघेल जी ने किया, और उसके पीछे जो हाथ था वो भूपेश बघेल जी का भी था। एक बार उन्होंने गिरफ्तार किया, क्योंकि यूपी में उनकी गिरफ्तारी ना हो इसलिए उनको छत्तीसगढ़ में गिरफ्तार करके जेल में डाला गया, लेकिन जेल में भी उनको वीआईपी ट्रीटमेंट, थाने में भी उनको वीआईपी ट्रीटमेंट, और उनकी जमानत का विरोध सरकार ने नहीं किया। और जहां तक जो नक्सलियों से संबंध की बात है, नंद कुमार जी बघेल जो है, उनका संपर्क इस प्रकार के तत्वों से हमेशा रहता था, और वो ऐसी बातें लगातार जो है प्रेस में कहते रहते थे। तो भूपेश बघेल जी का संरक्षण था। अब जहां तक स्वर्गीय लोगों से न पूछा जाए कि उन्होंने क्या किया, वीर सावरकर के बारे में आपने क्या कहा, कितनी टीका टिप्पणी की कांग्रेस ने, क्यों कहा कि वीर सावरकर नहीं वो और माफी सावरकर हैं। गुरु गोलवलकर जी के बारे में कांग्रेस के लोगों ने टिप्पणी की। अटल जी के बारे में, जिनको पूरा देश मानता है, कांग्रेसियों ने कई प्रकार से आपत्तिजनक टिप्पणियां की। कोई स्वर्गीय हो गया और किसी के रिश्ते उनसे हैं तो वो उजागर ना किए जाए, ये कौन सी बात है? भूपेश बघेल जी को स्पष्ट करना चाहिए कि नक्सलियों के साथ उनके क्या संबंध रहे। और देख लीजिए, अभी भारतीय जनता पार्टी का शासन है, धीरे धीरे
सारी पोल जो है ये कांग्रेसियों की खुलेगी, चाहे वो ईडी के मामले हो, चाहे लाइक कोयला घोटाला हो, चाहे ठीक है, चावल चलिए हो, विमल जी चाहे मैं बीच में GST का रोकूंगी। मैं बस घोटाला इतना हो। जानती हूँ कि छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में कांग्रेस ने भी अपनों को खोया है, भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनों को खोया है। तो नहीं, कांग्रेस नक्सलवाद ने एक ऐसा खोया। नाम होगा, नक्सलवाद एक ऐसा नाम होगा और वो नक्सली ऐसे होंगे जिनको कोई संरक्षण कभी किसी ने ना ही दिया हो तो बहुत अच्छा है। अब तो बहुत सारी पहल की जा रही है, वो आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं, अच्छी बात है। वो ग्राफ जो है नक्सलवाद का वो कम होता जा रहा है, होना भी चाहिए, लेकिन वो घटनाएं या पूरी तरह से खत्म हो जाए उस पर बात या उसकी पहल होगी, मुझे लगता है तो ज्यादा अच्छा होगा। आरोप प्रत्यारोप तो देखिए चलते रहेंगे, खैर, लेकिन यदि कोई इनपुट मिला है, कोई कनेक्शन आया है तो अधिकार आपका भी है, जैसे विपक्ष का अधिकार होता है तो आपका भी अधिकार है सवाल उठाने का, तो उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। रुपेश जी मेरी आवाज पहुंच रही है? जी रुपेश जी, सीधा सीधा आरोप है, देखिए कौन मिला है, कौन पहले सलाहकार था, वर्तमान में वो क्या कर रहा है, वो किसके साथ जुड़ा है, ये एक तरफ हुआ, लेकिन ये जो कनेक्शन पूरा का पूरा कांग्रेस के साथ जोड़ा जा रहा है नक्सलवाद का, ये अपने आप में गंभीर है। राखी जी नमस्कार, चोपड़ा जी नमस्कार, वर्णिका जी नमस्कार। देखिए, जिस प्रकार की परिस्थितियां भाजपा के द्वारा निर्मित की जा रही है, नक्सली गतिविधियों में भी राजनीतिक रूप रंग देने का काम कर रहे हैं। राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे जी मानपुर क्षेत्र से, मोहला मानपुर जो विधानसभा क्षेत्र है, वहां से लगभग 35,000 से अधिक वोटों से पीछे रहे और उसके बाद उनको केंद्र में दोबारा चुनाव जीतने के बाद केंद्र में भाजपा की सरकार ने मंत्री नहीं बनाया। निश्चित रूप से वो हताश हैं, परेशान हैं। जिस प्रकार से नंद कुमार बघेल जी के बारे में उनकी संलिप्तता होने की बातें कही जा रही है, देखिए नंद कुमार बघेल जी माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी थे, उसके पूर्व भी लगातार छत्तीसगढ़ के विभिन्न अंचलों में, क्षेत्रों में जाकर के अपनी विचारधारा के साथ जुड़ करके उनका जो एक क्षेत्र विशेष के जो उनकी विचारधारा के लोग थे उनसे लगातार मिलते जुलते रहते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो नक्सली गतिविधियों में संलिप्त थे। और देखिए राखी जी, जब जब भी चाहे ईडी का मामला छत्तीसगढ़ में होता है या नक्सली गतिविधियों का मामला होता है, तो नक्सली गतिविधियों के जो नक्सली ऑपरेशन के जो प्रभारी अधिकारी हैं या ईडी के प्रभारी अधिकारी हैं, वो नहीं बोलते, भाजपा के नेता उनके प्रवक्ता बनकर के बातें करते हैं। और जिस प्रकार से नंद कुमार बघेल जी के बारे में कहा जा रहा है, नंद कुमार बघेल जी के वो सलाहकार थे, तो इनको संलिप्तता को स्वीकार कर, संलिप्तता को उजागर करनी चाहिए। लेकिन मात्र राजनीतिक द्वेष से नंद कुमार बघेल जी के नाम को लिया जाना, नंद कुमार बघेल जी के बारे में भूपेश बघेल जी ने सार्वजनिक रूप से कहा कि उनकी विचारधारा अलग थी और ना तो वे कांग्रेस के सदस्य थे। ऐसी स्थिति में जब वो कांग्रेस के सदस्य ही नहीं थे तो उनके बारे में कांग्रेस से तार जोड़ना ये भाजपा की कुत्सित राजनीति का परिचायक है। और जिस प्रकार से चोपड़ा जी कह रहे थे उनको वीआईपी टिकट पे मिलता था, ये सामान्य प्रोटोकॉल है कि जब एक व्यक्ति शीर्षस्थ पद में आता है, संवैधानिक पद में आता है, तो उनके जितने भी जो नातेदार हैं, रिश्तेदार हैं, जो नजदीकी ब्लड रिलेटेड हैं, उनको एक सामान्य रूप से जो वीआईपी ट्रीटमेंट या सुरक्षा उपलब्ध होते हैं। इस पर भी टिप्पणी करना, ये भाजपा पूरी तरह से राजनीति से ग्रसित होकर के ये बात कर रही है। इससे ये साफ, और देखिए जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में 9 महीने की सरकार, 8 महीने की सरकार पूरी हो रही है, इनको न इनके द्वारा केंद्र से न तो कोई सहयोग मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना की एक फूटी कौड़ी नहीं मिली, नक्सली गतिविधियों के लिए इनको, नक्सली उन्मूलन के लिए इनको कोई राशि नहीं मिली है और ये नक्सली गतिविधियों को रोकने में पूरी तरह से असक्षम है। इसलिए ध्यान भटकाने के लिए, कांग्रेस को बदनाम करने के लिए ये गाहे बगाहे उलूल जुलूल बयानबाजी करते रहते हैं। ठीक है, प्रामाणिकता के साथ बात करें तो अलग बात है। रुपेश जी चलिए वापस आऊंगी, एक एक बार सबकी प्रतिक्रिया आ जाए। वर्णिका जी मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल। वर्णिका जी, आप तो नक्सल की जानकार हैं, मुझे तो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आप ही से मेरा कि क्या ये कनेक्शन जो राजनीतिक रूप से आता है कि बिना कहते हैं ना संरक्षण के, बिना सपोर्ट के इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं नहीं हो सकती, क्या वाकई ऐसा होता है? क्योंकि कुछ घटनाएं तो ऐसी हुई हैं जिसमें चाहे राजनीतिक रूप से लोगों की जान गई हो या फिर आम लोगों की तो एक तरफ की बात हो गई, लेकिन अभी भी का ये जो घटनाक्रम अभी अभी आया, जिन लोगों की गिरफ्तारी होती है, जिनके कनेक्शंस मिले हैं, क्या मानती हैं इस चीज को? देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप, पक्ष और विपक्ष का अपनी अपनी बातें रखना अपनी जगह पे ठीक है, सहमत हूँ कि
कभी कोई सरकार पक्ष तो अगला विपक्ष में होता है और अपनी बातें रखता है। यही हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली की खूबसूरती भी है। परंतु इस खूबसूरती का महत्व तब बढ़ जाता है जब हम वाकई में अपने राज्य की एक ऐसी समस्या पे अपनी बातें रखने जा रहे हों। जब बाहर राज्यों में आप जाएं तो आपका राज्य जो जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र या प्राकृतिक सुंदरता के नाम से नहीं बल्कि नक्सली वारदातों के नाम से जाना जा रहा हो। तो इस परिस्थिति में पक्ष और विपक्ष दोनों को अपनी भूमिका बहुत ही सुंदर और सार्थक तरीके से निभानी चाहिए। परंतु सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या हो रही है, ये पक्ष विपक्ष आरोप प्रत्यारोप इन सब बातों से ऊपर उठ के हम एक विषय को देखते हैं कि जिस क्षेत्र की चर्चा हो रही है उसके विषय में मैं कुछ बात आपको इंगित कराना चाहूंगी कि इस क्षेत्र में जब मैं आज से करीब 6-7 वर्षों से पूर्व छत्तीसगढ़ के प्राय प्रत्येक अंचलों में मैंने 4 जोन बना करके दौरा किया है और इसमें से एक जोन मैंने बनाया था राजनांदगांव, जिसमें आप मदनपुर मोहला ये सब मानपुर मोहला वाले क्षेत्र अंबागढ़ चौकी की बात कर रहे हैं। उसके ऊपर कवर्धा भी क्षेत्र में गई थी और फिर इधर डेंस फॉरेस्ट्री बस्तर के अंचलों में भी होके आती थी। तो मन हमेशा पूछता था कि दोनों क्षेत्र में क्या अंतर होगा। तो एक तरफ हम बात करते हैं रूरल एरिया में जहां पे माओवाद पनप रहा है और एक तरफ हम एरिया की बात करते हैं जहां पे अर्बन माओवादी होते हैं। परंतु हम आज आपके इस कार्यक्रम में जिस माओवादी क्षेत्र की माओवादी प्रभावित क्षेत्र की बात कर रहे हैं वो रर्बन एरिया है, रर्बन अफेक्टेड की कैटेगरी में आता है। अब ये रर्बन अफेक्टेड क्या है, जहां पे रूरल और अर्बन दोनों कैटेगरी के माओवादी प्लस होकर के वर्क करते हैं और इस एरिया में गन से ज्यादा ब्रेन वॉरफेयर काम करता है। ये बात शाश्वत सत्य है और एकदम 100% सच्चाई है कि उस एरिया में इस प्रकार की सभाएं होती हैं जिसमें गन वॉर से ज्यादा ब्रेन वॉर किया जाता है। दैट मीन्स ब्रेन वॉश करने के लिए कई प्रकार के लोग, ऐसा यदा कदा सुनने में या लोगों से आमजन से कभी जब हम डेटा कलेक्शन करते थे तो चर्चा में आता था कि वो कई प्रकार की सभाएं होती हैं जिसमें ब्रेन वॉशिंग एलिमेंट्स कार्यरत होते हैं। एग्जीक्यूटिव्स ऑफ माओवादी क्रियाशील होते हैं उस क्षेत्र में। यदि माओवादी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की हम बात करें तो एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं, जैसे पिज्जा डिलीवरी बॉय या ये सब होते हैं, उसी प्रकार से ये एग्जीक्यूटिव्स वो लोग होते हैं जो नए बने जिले के वे युवा होते हैं जिनको कंप्लीटली ब्रेन वॉश किया जाता है और जो सोशल मीडिया सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से जो बाहर से आयातित होता है, ब्रेन वॉश होता है और उन क्षेत्रों में इस प्रकार की क्रियाएं लगातार जारी होती हैं। पर हमारे यहाँ एक परंपरा है कि हम किसी क्षेत्र को माओवादी क्षेत्र तब एकदम घोषित करते हैं जब वहां पे गन वॉर शुरू होता है। बट ये जो वॉर है ब्रेन वॉर, ये सिमिलरली मोर डेंजरस वॉरफेयर होता है। तो इसमें हमको ये देखने की जरूरत है कि ये घटनाएं तो हो जाती हैं, आप एक वारदात हो जाती है या कोई भी एक पहल हो जाती है, परंतु उसके छींटे भविष्य में अवश्य होते हैं और वो नहीं तो वर्णिका जी सवाल फिर वही हैं। है कि आखिरकार जिम्मेदारी किसकी है इन तमाम चीजों पर रोक लगाने की? कैसे इसको खत्म किया जा सकता है, कैसे इसको कंट्रोल करें, कैसे इसको रोकें? बिल्कुल यही मेरी बातों में ही इसका उत्तर था कि आज हम कहते हैं कि विपक्ष की जिम्मेदारी दोनों तरीके की होती है या पक्ष की भी जिम्मेदारी दोनों तरीके की होती है। हम तभी किसी क्षेत्र को माओवादी क्षेत्र मानते हैं जब वहां पे गन वॉर होता है, पर हमको उस क्षेत्र में भरपूर ध्यान रखना चाहिए जब वहां पे ये ब्रेन वॉशिंग एलिमेंट्स भी कार्यरत होते हैं और युवाओं को बरगला रहे होते हैं। हम किसी भी क्षेत्र में सेटअप तो तैयार कर देते हैं, बड़े बड़े कॉलेज खोल लेते हैं, बड़े बड़े संस्थान खोल लेते हैं, पर क्या वहां पे वे सुविधाएं मुहैया करा पाते हैं जो वास्तव में बड़े महानगरों में होती है? इस स्थिति में वे नौकरी के योग्य नहीं रह जाते युवा, और जब उनको काबिलियत के अनुरूप या डिग्री के अनुरूप नौकरी नहीं मिलती तो वो ऐसे क्षेत्रों में वो बरगनाने वाले जो एलिमेंट होते हैं वो मुस्तैदी से तैनात होते हैं, बाहर से आयातित भी होते हैं और इनका ब्रेन वॉश करते हैं। ठीक है, चलिए अब विमल जी मुझे ऐसा लगता है कैसे उसको रोकना है, कैसे उन जगहों पर जाना है। आप लोग तो अमूमन इलेक्शन टाइम हो या वैसे भी जो जहां का जनप्रतिनिधि है उसकी तो जिम्मेदारी है, वो अपने दौरे करते रहते होंगे। तो ये जो बात वर्णिका जी बता रही है, मुझे लगता है इसको फोकस करके काम करने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की हो सकती है, विपक्ष भी अपनी भूमिका का निर्वहन करे। देखिए ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं उसी बात पे आऊंगी कि नक्सल
कोई बीजेपी या नक्सल कांग्रेस नहीं है, लेकिन इस तरह के लोग पूरे समाज को खत्म करते हैं। विमल जी। जी जी, ऐसा है राकेश जी, मैं वर्णिका जी को सुन रहा था, पूरी बात आवाज तो नहीं आ रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि ये आरोप प्रत्यारोप पक्ष और विपक्ष करता रहता है। आज छत्तीसगढ़ का और इस देश का एक एक नागरिक दिल पे हाथ रख करके बोले कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 7 महीनों में आई है तो उसने नक्सलवाद के विरुद्ध जितने अभियान चलाए हैं 5 साल तक कांग्रेस ने नहीं किया। वो आज 125 से ज्यादा नक्सली इनकाउंटर में मारे गए हैं। हिडमा के गांव में भी जो है आज कैंप खोला गया है, अंदर तक जो है पुलिस के कैंप जो है आज खोले जा रहे हैं और नक्सलियों के विरुद्ध एक आक्रामक लड़ाई जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लड़ रही है। और आप क्या इस बात से इनकार कर सकते हैं कि भूपेश बघेल जी का स्टेटमेंट था जब 29 जो नक्सली मारे गए तो उनका वक्तव्य था कि ये नक्सली नहीं आम ग्रामीण हैं, और जब नक्सलियों के तरफ से यह स्टेटमेंट आया कि हमारे 29 साथी मारे गए हैं तो ये मुंह छिपाते फिर रहे थे। बताइए क्या है इनका संबंध जो है और संपर्क और सहानुभूति जो है कांग्रेस की वो नक्सलियों के साथ है, और नक्सलियों का शहरी नेटवर्क जो है वो वामपंथी और कांग्रेसियों के भरोसे चलता है, चाहे जेएनयू हो, चाहे दिल्ली के वामपंथी हो, चाहे इस देश के ऐसे वामपंथी जो नक्सलियों के साथ सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं और वामपंथियों के साथ कांग्रेसियों का सॉफ्ट कॉर्नर है। ये दोनों मिल करके शहरी नक्सलियों का जो नेटवर्क है उसको चलाते हैं। पैसे का लेन देन आप देख लीजिए, खाते का ट्रांजैक्शन पता चल रहा है। यदि जिसके साथ ट्रांजैक्शन हो रहा है जो एक सरजू टेकाम है वो कौन है, वो किस प्रकार की बात कहता है सभा में, कांग्रेस की सभा में जहां उनका विधायक है कि भाजपाइयों के सिर काट दिए जाए, जो इधर आएगा ये किसके संरक्षण में, और उसकी निंदा भी जो है कांग्रेस के लोग नहीं करते हैं। तो ये बातें स्पष्ट है कि कांग्रेस जो है वोट के लिए नक्सलियों का समय की सीमा है। ठीक है विमल जी, रोकूंगी। रुपेश जी अपनी बात रखिएगा जल्दी से। राकेश जी, जिस प्रकार से विमल जी बोल रहे हैं कि सरजू टेकाम कांग्रेस की सभा में भाजपाइयों के गले काटने की बात किए हैं, वो सभा कांग्रेस की नहीं था, लेकिन लगातार भाजपा के लोग और सांसद संतोष पांडे जी ने किसानों के आंदोलन में भी किसानों को अर्बन नक्सली करके संबोधित किया था। ऐसी स्थिति में मात्र अपनी असफलताओं को छिपाने और मोहला मानपुर वनांचल क्षेत्र में सांसद संतोष पांडे जी पिछले 5 साल अपने कार्यकाल में कभी नहीं गए। क्षेत्र के लोग ढूंढते रहे और सिर्फ उस क्षेत्र में हार की हताशा के कारण इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। भूपेश बघेल जी के दिवंगत पिताजी पे आरोप लगा रहे हैं। चलिए रुपेश जी, मैं बीच में रोकना चाहती हूँ और बस एक बात कहना चाहती हूँ क्योंकि समय की सीमा है। एक बात कहना चाहती हूँ कि इस वक्त भी राजनीति ना करके प्लीज ये देखिए कि इसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक ऐसी नीति बनाइए कि किसी का भी कोई नाम ना आए, कोई संरक्षण देने जैसी बात ही नहीं है ना। आम लोगों को जो मार रहा हो, जो राजनीतिक के दिग्गजों को मार रहा हो, उनका क्या समर्थन करना। तो मुझे लगता है थोड़ा सा गंभीर होके सोचिए पक्ष विपक्ष होने के नाते। प्लीज सिर्फ आरोप प्रत्यारोप से हमें इस चीज में निकलना होगा। क्योंकि समय हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, लाल आतंक पर रार है और संबंधों पर सियासी तकरार है, वो इसलिए होगी कि एक किसी का कनेक्शन जुड़ेगा तो वो फिर छोड़ेंगे नहीं। यदि सत्ता पक्ष में किसी का नाम है तो विपक्ष घेरेगा, विपक्ष में कोई बात आती है तो सत्ता पक्ष। लेकिन छत्तीसगढ़ से इस आतंकवाद को, इस नक्सलवाद को खत्म कैसे किया जाए? पहले भी तो कई लोगों की जान गई है, कई दिग्गजों की जान गई है। क्या इससे बाहर निकलकर आ पाएंगे? जो स्ट्रैटेजी बनी है, जो बनाई गई है, जो वाकई यदि संरक्षण है, क्या उस पर काम करने की जरूरत नहीं है? ये मुझे लगता है सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को सोचना चाहिए। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।